हेलो दोस्तों। मैं कमल सोनी लोयल क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पोजीशन गिवन इन द इमेज। यहाँ आपको एक इमेज दी है जिसमें आपको पोजीशन पूछी है। तो ऑप्शन दिया है सीम पोजीशन, ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन, फाउलर पोजीशन या लिथोटोमी पोजीशन। देखिए यहाँ पे ये जो पोजीशन आपको दिखाई है ये क्या होती है, सीम पोजीशन होती है। इसमें पेशेंट को लेटरल पोजीशन में लेटाया जाता है। ये या रेक्टल एग्जामिनेशन या फिर एनिमा देने के लिए पोजीशन दी जाती है। जो ये इमेज आप देख रहे हो ये होती है फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो या डिस्निया की दिक्कत हो तो उसको क्या करते हैं, फाउलर पोजीशन में लिया जाता है। यहाँ हम बात करें लिथोटोमी पोजीशन की, तो इस प्रकार कुछ पोजीशन दी जाती है। फीमेल का गायनेकोलॉजिकल जो एग्जामिनेशन होता है, रेक्टल एग्जामिनेशन या विजाइनल एग्जामिनेशन या फिर डिलीवरी के टाइम ये पोजीशन दी जाती है। अब हमें इन तीनों पोजीशन के बारे में पता है, तो हमारे पास जो पोजीशन रहती है वो रहती है ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। जो इमेज आपको दी है वो क्या होगी, ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन होगी। और ये पोजीशन कब यूज करते हैं, या तो कोई लोअर एब्डोमेन की सर्जरी हो, या तो क्या होगा, लोअर एब्डोमेन सर्जरी हो, या फिर क्या होता है, कोड प्रोलैप्स में। कोड प्रोलैप्स में क्या करते हैं, ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन पेशेंट को देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म इन द गिवन इमेज। यहाँ देखिए एक इमेज दी है जिसमें आपको जो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है वो किस प्रकार का एग्जामिनेशन है ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया है इनडायरेक्ट परकशन, डायरेक्ट परकशन, पैल्पेशन एंड आस्कल्टेशन। तो यहाँ पे मैं चारों ऑप्शन की वन बाय वन करके आपको बताऊंगा। अभी देखिए यहाँ जो आपको इमेज दिया है वो क्या है, डायरेक्ट परकशन है। इसमें क्या किया जाता है, हैंड या फिंगर से डायरेक्ट देखा जाता है। कोई टेंडरनेस या स्वेलिंग या ऑर्गन को डायरेक्ट देखा जाता है। यहाँ हम बात करें पैल्पेशन की, यहाँ हम बात करें पैल्पेशन की, तो उसमें क्या किया जाता है, कोई भी बॉडी पार्ट को पैल्पेट किया जाता है। जो अपनी मिडिल तीनों फिंगर होते हैं उनसे बॉडी पार्ट को पैल्पेट किया जा रहा है, ठीक है। अगर बात करें अस्कल्टेशन की, तो इसमें क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जो साउंड होते हैं उसको स्टेथो के द्वारा सुना जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, अस्कल्टेशन बोलेंगे। यहाँ मैंने आपको डायरेक्ट परकशन, पैल्पेशन और अस्कल्टेशन के बारे में बता दिया है। अगर हम बात करें दी गई इमेज की, तो इसमें देखिए आप, इसमें क्या किया जा रहा है, दोनों हैंड यूज किए जा रहे हैं, डोमिनेंट और इनडोमिनेंट। क्या किया जाएगा इसमें, कोई भी बॉडी पार्ट का जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो इनडोमिनेंट हैंड का फिंगर रखते हैं और उसके ऊपर डोमिनेंट हैंड की वन फिंगर से आप टैप करके देखेंगे। तो इस प्रकार का जो एग्जामिनेशन होता है इसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट परकशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट परकशन। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा इनडायरेक्ट परकशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, आफ्टर लंबर पंक्चर प्रोसीजर द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू द फ्लैट फ्लोर। यहाँ पूछा ये गया है कि किसी पेशेंट का अगर लंबर पंक्चर किया गया है, यानी कि लंबर पंक्चर प्रोसीजर किया गया है, तो पेशेंट को फ्लैट लेटाएंगे और वो कितनी देर तक। ऑप्शन दिया है 24 to 48 आवर, 12 to 24 आवर या 10 to 12 आवर या फिर 8 to 10 आवर। तो देखिए यहाँ क्या होता है, जब पेशेंट का लंबर पंक्चर करते हैं, लंबर पंक्चर करने के बाद कई बार क्या होता है, सीएसएफ लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। जो सीएसएफ यानी कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है वो क्या होता है, लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस पे क्या किया जाता है, जैसे ही लंबर पंक्चर प्रोसीजर होगा उसके बाद वहां पे क्या किया जाता है, टेप लगा दी जाती है ताकि सीएसएफ लीकेज ना हो, और पेशेंट को फ्लैट लेटा दिया जाता है। कितनी देर के लिए, 24 to 48 आवर या 12 to 24 आवर
या फिर 10 टू 12 आवर या 8 टू 10 आवर, ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि 12 टू 24 आवर। कम से कम 24 आवर तक पेशेंट को फ्लैट लेटाना होता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पेशेंट को क्या होगा? हेडेक होगा। क्या होगा? हेडेक होगा। हेडेक को के लिए बचाने के लिए पेशेंट को क्या करते हैं? 12 टू 24 आवर तक फ्लैट लेटाते हैं। बात अगर हम अगले क्वेश्चन की करें तो यहाँ क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए एक बार आप अच्छे से। यहाँ क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट। यहाँ क्या पूछा गया है? एक्सपेक्ट का क्या उम्मीद कर सकती है ना? एक्सपेक्ट टू नोट ऑन द ईसीजी वाज ए रिजल्ट ऑफ डिक्रीज पोटासियम लेवल इन द ब्लड। यहाँ पूछा गया है कि अगर किसी पेशेंट का ब्लड में पोटासियम का लेवल डिक्रीज होगा तो ईसीजी में क्या फाइंड होगा? क्या एक्सपेक्ट करेगी एक नर्स ईसीजी के अंदर? तो ऑप्शन दिया है यू वेव, अपसेंट पी वेव, एलिवेटेड टी वेव या एलिवेटेड एसटी सेगमेंट। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम यू वेव के बारे में देखते हैं। यू वेव यानी कि यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिया है इसके अंदर पूछा गया आपको, देखिए ये क्या है? एक ईसीजी है। क्या है? एक ईसीजी। इसके अंदर आपको पी क्यू आर एस टी दे रखा है। पी क्यू आर और एस टी दे रखा है इसके अंदर। देखिए ईसीजी में क्या होता है? एक पी वेव, देन क्यू आर एस, और उसके बाद क्या होता है? टी वेव होता है। क्या होता है? टी वेव। अगर इसके बाद अगर यू वेव भी आए, उसके बाद अगर यू वेव भी आती है, देखिए ये पी वेव हो गया, क्यू आर एस टी। अगर यू वेव आपको सीन होती है तो वो किस में होगी? वो हमेशा पोटासियम की कमी में होगी। और पोटासियम के कम होने को ही क्या बोलते हैं? हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोकैलेमिया। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ईसीजी में आपको यू वेव दिखेगी। और यू वेव कब दिखेगी? जब ब्लड में पोटासियम का लेवल कम हो जाएगा, यानी कि हाइपोकैलेमिया हो जाएगा तब। अब अगर हम यहाँ बात करें अब्सेंट पी वेव की, अब्सेंट पी वेव की बात करें तो ये कब होगा? ये मोस्टली कब होता है? ये फिब्रिलेशन यानी कि एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर की वजह से क्या होता है? एट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लटर में। जब एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर होगा तो क्या होगा? पी वेव होगी वो हमेशा अब्सेंट होगी। क्या होगी? अब्सेंट होगी। अगर हम यहाँ बात करें एलिवेटेड टी वेव की, एलिवेटेड टी वेव की बात करें तो ये कब होगा? जब पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होगा। क्या होगा? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अगर पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होगा तो जो इलेवेटेड क्या होगा? टी वेव, यानी कि ये टी वेव है ये इलेवेटेड दिखेगी। मैं इसका अलग अलग ईसीजी आपको नेक्स्ट अभी जो स्लाइड आएगी उसमें दिखाऊंगा, समझाऊंगा अच्छे से। अगर बात करें हम इलेवेटेड एसटी सेगमेंट की, इलेवेटेड एसटी सेगमेंट की बात करें तो ये किस में होगा? ये जब होगा जब कोरोनरी आर्टरी में क्या होगा? ब्लॉकेज होगा, यानी कि ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज होगा तो आपको जो एसटी सेगमेंट है वो क्या दिखेगा? एलिवेटेड दिखेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूं कि यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? यू वेव। क्या होगा? यू वेव यहाँ पे राइट आंसर होगा। और यू वेव कब दिखेगा आपको? जब पोटासियम का लेवल ब्लड में कम होगा। अगली स्लाइड में देख लीजिए एक बार आप। यहाँ इस डायग्राम में आप देखिए absent P wave seen in atrial fibrillation। जब एट्रियल फिब्रिलेशन होगा
तो उसमें पी वेव नहीं दिखेगी। ये देखिए यहाँ पे जो ईसीजी दिया है इसमें नॉर्मल ईसीजी दिया है, क्योंकि इसमें पी क्यू आर एस टी वेव है। उसके बाद फिर से पी क्यू आर एस टी वेव आ गया, फिर से पी है, यानी इसमें पी वेव प्रेजेंट है क्योंकि नॉर्मल ईसीजी है। बात करें हम अगर अब्सेंट पी वेव यानी कि एट्रियल फिब्रिलेशन की बात करें, तो यहाँ पे देखिए आपको पी वेव दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि क्या है, एट्रियल फिब्रिलेशन है। इसमें सिर्फ आपको क्यू आर एस दिखाई दे रहा है, क्यू आर एस दिखाई दे रहा है, ठीक है, पी वेव दिखाई नहीं दे रही, तो ये क्या होगा, एट्रियल फिब्रिलेशन होगा। अगर हम बात करें टी वेव इलेवेटेड की, टी वेव इलेवेटेड की बात करें, तो इस ईसीजी में आप देख सकते हो, ये आपको ये आपको देखिए यहाँ पे पी वेव दिखाई दे रहा है, क्यू आर एस और टी वेव। यहाँ टी वेव वो क्या है, इलेवेट, इलेवेट मतलब ऊंची उठी हुई है ना, टी वेव आपको एलिवेटेड दिखाई देगी। इस ये किस कंडीशन में होगा, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में होगा। किस में होगा, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में। अब इस इमेज में देखिए आप, इसमें आपको एस टी सेगमेंट है वो एलिवेटेड दिखाई दिया हुआ है। क्या है, एस टी सेगमेंट है वो एलिवेटेड है। देखिए ये क्या हो गया, पी वेव हो गया, क्यू आर, ये एस और ये टी, यानी कि जो एस टी सेगमेंट है ये आपको इलेवेटेड दिखेगा। कब दिखेगा, टोटल ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी। अगर कोरोनरी आर्टरी में टोटल ब्लॉकेज होगा तो आपको क्या दिखेगा, एस टी सेगमेंट इलेवेट दिखेगा। एक बार हम फिर से क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए, अभी क्वेश्चन में देखिए पूछा ये गया है कि पोटासियम लेवल कम होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, आपको यू वेव दिखेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट गिवन बिलो। यहाँ आपको एक इमेज दिया है जिसमें पूछा गया है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, पूछा गया है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है, मैटर डोज इनहेलर, स्पेस इनहेलर, ड्राई पाउडर डिवाइस और नेबुलाइजर। तो हमें पता है, जिसने हॉस्पिटल में ड्यूटी की है, जिसको एक्सपीरियंस है, उसको तो ये चीज़ पता है, कंफर्म उसको पता होता है कि ये क्या है, नेबुलाइजर है विद मशीन। मशीन के साथ नेबुलाइजर यानी कि जो मास्क है उसको कनेक्ट कर रखा है। ये तो अपना हो गया राइट आंसर, क्या होगा, डी। थोड़ा हम बात कर लेते हैं आगे। एक तो ये देखिए मेट्रोडोज इनहेलर, ये क्या है, मेट्रोडोज इनहेलर। मेट्रोडोज इनहेलर, थोड़ा मैं एक डायग्राम दिखा देता हूँ इनका भी आपको। देखिए यहाँ देखिए आप, ये जो डिवाइस दिख रही है आपको, इस पेशेंट के हाथ में एक डिवाइस है, इसको क्या बोलेंगे, मेट्रोडोज इनहेलर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हैंड हेल्ड डिवाइस होती है। इसको अपन नॉर्मली हाथ में रखे, यानी कि नॉर्मली हाथ में रख सकते हैं, और छोटी सी होती है ये डिवाइस, मैटर डोज इनहेलर बोलते हैं। ये भी क्या होती है, जब ब्रीथिंग डिफिकल्टी वगैरह होती है उनमें इसका मेडिसिन डाल के इसमें यूज किया जाता है। बात अगर हम करें ड्राई पाउडर डिवाइस की, तो इसमें क्या होगा, जो ड्राई पाउडर डिवाइस होती है या इनहेलर होता है, ये भी मोस्टली बच्चों में यूज करते हैं इसका। इसमें ड्राई पाउडर डाला जाता है, अस्थमा की ट्रीटमेंट में ये मोस्टली यूज किया जाता है। और हम बात अगर करें स्पेस इनहेलर की, स्पेस इनहेलर क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो मेडिसिन होते हैं वो वेस्ट नहीं होती, ठीक है, जो आप मेडिसिन लेते हैं उसमें वेस्ट नहीं होती। ये भी क्या है, एक इनहेलर है। ये तीनों कब यूज करते हैं, जब कोई भी अस्थमा की कंडीशन हो या कोई ब्रीथिंग डिफिकल्टी वाली कोई भी कंडीशन हो, तो उसमें क्या करते हैं, ये इनहेलर यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर क्या था, नेबुलाइजर, ठीक है। मैंने बाकी आपको डिवाइस दिखा दिया है। कई बार एम्स में क्या होता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो आप उसका आंसर राइट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि विच बैग इज यूज इन ग्लासवेयर। कोई भी जो ग्लासवेयर के जो आइटम होते हैं, आप कौन सी बैग में उसको डिस्कार्ड करते हैं हॉस्पिटल के अंदर। ऑप्शन दिया है रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक। अब थोड़ा सा मैं इसकी डिटेल आपको समझा देता हूँ कि कौन सा आइटम किस बैग में डालते हैं, फिर आप राइट आंसर चूज करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आपको कुछ बैग दिखाई दिए, ठीक है। अभी देखिए येलो, येलो की बात करें तो जो भी कोई
ह्यूमन और देखिए यहाँ ह्यूमन और जो एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट होता है या फिर सॉलिड वेस्ट, एक्सपायर मेडिसिन, केमिकल वेस्ट या बॉडी फ्लूइड या क्लिनिकल वेस्ट किस में डालते हैं? येलो बैग में डिस्कार्ड करते हैं। रेड बैग की बात करें तो इसमें देखिए कंटामिनेटेड वेस्ट रिसाइक्लेबल और प्लास्टिक बैग, बोटल्स, पाइप, कंटेनर एंड कैथेटर, प्लास्टिक के जो आइटम होते हैं वो किस में डालते हैं? रेड बैग में डालते हैं। अगर यहाँ व्हाइट की बात करें तो जो जैसे कि स्कैल्पल हो गया, ब्लेड हो गया, नीडल हो गया, सिरिंज हो गया, यानी कि जो शार्प आइटम होते हैं, देखिए फिक्स नीडल, शार्प मेटल या नीडल टिप कटर, जो शार्प आइटम कुछ भी हो वो किस में डालेंगे? व्हाइट कंटेनर में डालेंगे। अगर हम बात करें ब्लू की तो देखिए ब्रोकन ग्लासवेयर, यहाँ देखिए ब्रोकन ग्लासवेयर, साइटोटॉक्सिक वेस्ट और मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट, यानी कि जो ग्लासवेयर आइटम किस में डालते हैं? आप ब्लू के अंदर डालते हैं। तो अभी एक बार फिर से आप चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि विच बैग यूज इन ग्लासवेयर, ग्लासवेयर में के लिए कौन सा बैग यूज करते हैं? तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है रेड, येलो, ब्लू और ब्लैक। ठीक है, तो अब यहाँ अपना जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? क्या होगा? ब्लू होगा। ब्लू अपना यहाँ पे राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ड्यूरिंग द माउथ केयर, एक नर्स है किसी पेशेंट की माउथ केयर कर रही है, फाइंड सम रेडनेस इन टंग, तो उसने क्या देखा? उस जो पेशेंट की जो टंग है वो रेडनेस थी, रेडनेस था उस पे। आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो, आपको ये इमेज देख के पता लगाना है कि उसको क्या था। क्या टॉन्सिलाइटिस था, रूट अब्सेस, क्लोजाइटिस या अल्सर? अभी देख लीजिए, जो टॉन्सिलाइटिस होता है उसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल, टॉन्सिल का इन्फ्लामेशन होता है। यहाँ पे टॉन्सिल का डायग्राम नहीं दिया तो ये तो होगा नहीं। बात करें रूट अब्सेस की तो ये क्या होता है? जो अपने टीथ होते हैं उसके जो रूट होते हैं वहां पे अब्सेस हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं रूट अब्सेस। यहाँ टीथ भी नहीं दिया तो ये भी नहीं होगा। बात करें ग्लोजाइटिस की तो ग्लोजाइटिस में उसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, टंग का कोई इन्फ्लामेशन होगा तो उसको क्या बोल दिया? ग्लोजाइटिस बोल दिया। ठीक है, और बात करें अल्सर की तो इसमें क्या होता है? माउथ के अंदर अल्सर हो जाते हैं। तो यहाँ जो अपना राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ग्लोजाइटिस होगा। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देयर सी साइन इन ट्रिक्योइसोफेजियल फिस्टुला आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यहाँ पूछा गया है कि तीन सिम्टम तो आएंगे एक को छोड़ के, तीन सिम्टम आएंगे एक को छोड़ के, किसमें? ट्रिक्योइसोफेजियल फिस्टुला के बारे में। तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि ट्रेकियोइसोफेगल फिस्टुला होता क्या है। देखिए इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम में आप देखिए कि यहाँ पे ये क्या है? एक नॉर्मल नॉर्मल इमेज दे रखी है, यानी कि इसके अंदर कंटिन्यू है, क्या है? इसोफेगस स्टमक से जुड़ी है, और ट्रेकिया भी क्या है? ठीक है, यानी कि कंटिन्यू है, तो ये तो है नॉर्मल इमेज। और यहाँ देखिए आप, जो प्रोक्सिमल पार्ट है इसोफेगस का वो क्या है? जो यहाँ पे प्रोक्सिमल पार्ट है इसोफेगस का वो तो क्या है? अट्रेशिया हो रखा है। क्या हो रखा है उसका? अट्रेशिया हो रखा है। और जो डिस्टल पार्ट होता है इसोफेगस का उसका क्या है? फिस्टुला बना हुआ है, किसके साथ? ट्रेकिया के साथ। अगर एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ अब नॉर्मल कनेक्शन बना लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? फिस्टुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फिस्टुला। तो देखिए यहाँ पे इसोफेगस है वो किसके साथ अब नॉर्मल कनेक्शन बना रखा है? ट्रेकिया के साथ, तो इसको फिस्टुला बोल दिया। और इसको क्या बोलते हैं? ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला बोलते हैं। ये डायग्राम थोड़ा जूम करके इसमें दिखाया है, ये देखिए, ये यहाँ पे क्या है? इसोफेगस कौन सा? प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ इसोफेगस। ओके, और ये जो नीचे पार्ट दिया है ये क्या है? डिस्टल पार्ट ऑफ इसो
फैगस विद फिस्टुला, ठीक है ना। यानी कि इसके अंदर क्या है, ट्रेकिया के साथ फिस्टुला बना हुआ है, किसका, ईशोफेगस का। कौन से पार्ट का, डिस्टल पार्ट का। बस इसी में अपने को पूछा है कि अगर किसी को ये कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी होती है तो उसमें से तीन साइन आते हैं एक को छोड़ के। अभी दोबारा साइन पे जाते हैं एक बार। यहाँ देखिए, कफिंग, क्राइंग, साइनोसिस और चोकिंग। चोकिंग का मतलब क्या होता है, दम घुटना, है ना, दम घुटना। दम घुटता है तो उसको क्या बोलते हैं, चोकिंग बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कफिंग होगा, राइट है, क्राइंग नहीं होगा, साइनोसिस होगा क्योंकि ऑक्सीजन कंप्लीट मात्रा में नहीं मिल पाएगी, और चोकिंग क्या होगा, दम घुटेगा, है ना। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर होता है वो क्या होगा, क्या होगा, क्राइंग। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि जो बी यानी कि क्राइंग इस कंडीशन में नहीं होता, कफिंग, साइनोसिस और चोकिंग होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेम ऑफ द ड्रग डिलीवरी डिवाइस एंड ए ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय। यहाँ क्या पूछा गया है, यहाँ पे एक आपको ड्रग डिलीवरी डिवाइस दिखाई गई है, तो बताया गया कि कौन सी ड्रग एडमिशन करने के लिए होती है। देखिए ऑप्शन दिया है, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल बीसीजी, ट्रांसडर्मल निकोटिन और सबलिंगुअल एंटीजी। तो देखिए ये क्या होते हैं, ये ट्रांसडर्मल पेच होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांसडर्मल पेच होते हैं, जिसमें क्या होता है, निकोटिन होता है। क्या होता है, निकोटीन होता है, ठीक है ना। ये ट्रांसडर्मल पेच होते हैं जिनमें निकोटिन होता है, तो ड्रग एडमिशन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रांसडर्मल निकोटिन होगा। ये डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि हु हैज गिवन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि जो मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल किसने दिए। ऑप्शन दिया है, डेनियल फ्रीडम, मैरी फेलेट, हेनरी फयल और फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसके अंदर जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, हेनरी फायल। हेनरी फायल इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जो आप इस इमेज के अंदर देख रहे हो वो कोई और नहीं है, वो हेनरी फायल है। अब इन्होंने क्या दिया, 14 प्रिंसिपल यानी कि 14 सिद्धांत दिए मैनेजमेंट के। अब एक बार उनको भी पढ़ लेते हैं ताकि आपने को थोड़ा सा नॉलेज में रहे। यहाँ देखिए उनके जो 14 प्रिंसिपल है वो कुछ इस प्रकार है। पहला, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेनर, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव एंड लास्ट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ एस्प्रिट द क्रॉप, टीम वर्क। तो इस प्रकार इन्होंने क्या दिया, 14 प्रिंसिपल दिए मैनेजमेंट के। किसने, हेनरी फाइल ने। तो आज की इस क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ही थे। मिलते हैं कल एक नई क्लास में कुछ खास क्वेश्चन के साथ। तो जुड़े रहिए लोयल क्लासेस से। थैंक यू।